नमस्कार दोस्तों, मैं तनु जसवाल आपका एबीसी एजुकेशन एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हमारी लेक्चर सीरीज का यह पार्ट 6 है और आज भी हम 20 इतिहास के प्रश्नों को आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। ये प्रश्न आपकी तैयारी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे, तो देखते हैं इन 20 प्रश्नों को। तो आइए पहले प्रश्न की ओर। उत्तराखंड में बौद्ध मत का प्रचार सर्वाधिक उत्तराखंड में बौद्ध मत का प्रचार सबसे अधिक किस काल में हुआ है? तो उत्तराखंड में बौद्ध मत का प्रचार किस काल में सर्वाधिक हुआ है? तो यह हुआ है खस काल में। ठीक है, एक बार हम जान लेंगे ये जो खस काल है, इसमें उत्तराखंड में बौद्ध मत का सर्वाधिक प्रचार होता है। उत्तराखंड की कुछ पुरा जातियां हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए कि उत्तराखंड में पुरा जातियों का क्या क्रम है। तो इसके अंतर्गत पहली जो जाति है वो है कोल, इसके बाद कोल, किरात, ठीक, और उसके बाद खस। कोल, किरात, खस। तो ये उत्तराखंड की 3 सबसे पुरानी पुरा जातियां हैं। तो इन्हीं में से एक खस है और खस काल में उत्तराखंड में सर्वाधिक बौद्ध मत का प्रचार होता है। और ये दोनों ही प्रश्न पहले पूछे जा चुके हैं कि उत्तराखंड की सबसे पुरा जाति कौन सी है, तो कोल, और दूसरा ये प्रश्न। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। अशोक के कालसी शिलालेख में किस भाषा का प्रयोग किया गया है? जब हम बात करते हैं अशोक के कालसी शिलालेख की, तो अशोक के कालसी शिलालेख में प्राकृत भाषा का प्रयोग किया गया है। किसका प्रयोग किया गया है? प्राकृत भाषा का प्रयोग किया गया है। और इसके अंतर्गत जो लिपि है वह ब्राह्मी लिपि है। वो कौन सी है? ब्राह्मी लिपि है। जो पाली है, पाली बौद्ध साहित्य का या बौद्ध ग्रंथों की क्या है? भाषा है। अब कुछ जानकारी इस कालसी शिलालेख की। जब हम बात करते हैं कालसी शिलालेख की, तो कालसी शिलालेख को 257 ईसा पूर्व राजा अशोक ने लिखवाया था। 257 ईसा पूर्व। ठीक, इसकी खोज 1860 में 1860 में जॉन फॉरेस्ट नाम के व्यक्ति ने की थी। ठीक है, यह शिलालेख यमुना और टॉन्स नदी के संगम पर है, क्योंकि यहां पर कालसी में इन दोनों का ही क्या होता है? संगम होता है कालसी में। और ये जो अशोक का जो कालसी शिलालेख है, इस शिलालेख में अशोक ने यहां के निवासियों को पुलिंद और इस क्षेत्र को उपरांत कहा है। यानी कि उत्तराखंड के लिए उपरांत शब्द का प्रयोग किया गया है यहां पर। ठीक, इस शिलालेख में कहा गया है हिंसा को त्यागना है, आपको हिंसक नहीं बनना है, अहिंसक रहना है। वो इसकी क्या है? मेन थीम है। ठीक, और इसका जो आकार है इस अभिलेख का, वह हाथी के आकार का है। ठीक, एक विशालकाय चट्टान है, उस पर लिखा गया है। चलिए अगला प्रश्न। मोरध्वज स्तूप में किस सदी के मुद्रा लेख मिलते हैं? तो जो मोरध्वज हमारा स्तूप है उसमें 3री शताब्दी के क्या मिलते हैं? मुद्रा लेख मिलते हैं। मुद्रा लेख यानी कि वह लेख जो मुद्राओं पर लिखे गए हैं या यहां से कुछ मुद्राएं प्राप्त होती है। चलिए अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 4। किस स्थान से मूर्ति पिठी का लेख मिले? तो देवलगढ़ और कुलसारी, देवलगढ़ और कुलसारी 2 ऐसे स्थान हैं जहां से मूर्ति पिठी का लेख मिले हैं। ठीक, बाड़वाला हमारे पास एक ऐसा स्थान है
और नैनीताल, बाड़वाला प्लस नैनीताल, जहां पर ईंटों पे लेख लिखे गए हैं, ईंटों पर लेख है। फिर है हमारे पास कल्पनाथ, और इसके साथ हम देखते हैं कल्पनाथ, और इसके साथ देखेंगे देवप्रयाग। यहां पर कल्पनाथ और देवप्रयाग, यहां पर गुफाओं में लेख है। ठीक है, उसके बाद कालीमठ, गोपेश्वर और केदारनाथ, कालीमठ, गोपेश्वर और केदारनाथ। यहां पर भीति अभिलेख, भीति अभिलेख, यानी कि जो मंदिर है उसकी जो दीवार है उन दीवारों पे क्या है, अभिलेख लिखा। तो हमारा जो उत्तर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन संख्या ए, देवलगढ़। तो अगर आपके पास देवलगढ़ या फुलसारी दोनों में से कोई भी आएगा तो आपका उत्तर यही रहेगा कि ठीक। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, राजकुमारी ईश्वरा का लाखा मंडल प्रशस्ति यमुना क्षेत्र के किस राजवंश के बारे में बताती है? तो यह बताती है हमारे यदु राजवंश के बारे में। ठीक, यमुना क्षेत्र में या यामुन प्रदेश में एक राजवंश था जिसका नाम था यदुवंश। ठीक, ये यदुवंश, इसकी एक राजकुमारी हुई जिसका नाम था राजकुमारी ईश्वरा। ये जो राजकुमारी ईश्वरा है इसने लाखा मंडल में एक अभिलेख लिखाया। कहां पर? लाखा मंडल में। लाखा मंडल में एक अभिलेख लिखवाती है। इस अभिलेख में यहां के 11 परिवार हैं, ठीक, जिन्होंने यहां पर शासन किया है। उस 11 परिवार में कुल 12 राजा हुए। तो इन 12 राजाओं के नाम इस अभिलेख में मिलते हैं। ठीक, ये जो ईश्वरा थी इसने यहां पर एक शिव मंदिर भी बनवाया। क्या बनाया? शिव मंदिर का निर्माण करवाया। दूसरी, ये जो राजकुमारी ईश्वरा थी इसके पिता का नाम भास्कर वर्मन था और इसके पति का नाम चंद्रगुप्त विक्रमादित्य था। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। और ये जो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य हैं ये कहां के हैं? जालंधर के राजा हैं। ठीक, कहां के हैं? जालंधर के राजा हैं। तो ये इसके बारे में आपको एक दो एक्स्ट्रा फैक्ट मिल गए कि भाई यहां पर क्या क्या चीजें मिलती हैं। ठीक, और दूसरा, इस लाखा मंडल प्रस्तुति में यदुवंश की जो राजधानी थी, इस लाखा मंडल प्रशस्ति में इसकी राजधानी को क्या बताया गया? सिंहपुर बताया गया। चलिए, ये इतनी चीजें आपको पता होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सी कुलिंद राजवंश की राजधानी नहीं थी? ठीक है, तो कालकूट, कालकूट यानी कि कालसी, तो कालसी इनकी राजधानी रही। बेहट जो कि सहारनपुर के पास है। शुद्धनगर, इसको अलग अलग स्थानों पे इसके बारे में जानकारी मिलती। तो ये तीनों क्या है? इनकी राजधानी रही है। इसके अलावा अल्मोड़ा इनकी कभी भी राजधानी नहीं रही है कुलिंदों की, तो इसलिए हमको ये उत्तर मिल गया। इसके अलावा कुलिंदों की एक और राजधानी है जिसको हम कहते हैं श्रीपुर, ठीक, या इसका नाम है सुभावपुर, और वर्तमान का जो श्रीनगर है वो यही है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7, उत्तराखंड में चांदी के सिक्के जारी करने वाला शासक कौन था? ठीक है, तो विजयभूति, इसके भी हमको ताम्र सिक्के मिले हैं। शिवरक्षित ताम्र, शिवपलित ताम्र। अमोघभूति एक ऐसा राजा मिला है जिसके हमको चांदी प्लस आपके
ताम्र धातु, दोनों ही धातुओं के क्या मिलते हैं, इसके सिक्के मिलते हैं। जो अमोघभूति था यह किस वंश से संबंधित था, कुलिंद वंश से संबंधित था। ठीक, कहां से था, कुलिंद से संबंधित था। इसके सिक्कों, जो इसने सिक्के जारी किए, उन सिक्कों पे अमोघभूतिस्य राजस्य, अमोघभूतिस्य राजस्य लिखा गया था। और यदि कोई व्यक्ति सोने या चांदी के सिक्के जारी करता है, इसका मतलब क्या हुआ कि वो व्यक्ति क्या है, धनाढ्य व्यक्ति था। तो यही यहां पर हमको जानकारी मिलती है कि अमोघभूति एक क्या था, अमीर शासक था। अमीर शासक वो होगा जिसके यहां पर व्यापार होगा, तो यानी कि इसके यहां पर व्यापार चलता था, बढ़िया व्यापार करता था। उसके पश्चात जो व्यक्ति चांदी के सिक्के जारी कर रहा है, इसका मतलब वो ताकतवर भी होगा, यानी कि उसके पास पावर भी होगी। तो इसीलिए हम कहते हैं अमोघभूति कुलिंद वंश का सबसे प्रतापी शासक। तो कुलिंदों का सबसे प्रतापी शासक, सबसे प्रतापी शासक। चलिए अगला प्रश्न, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से कुलिंदों के कौन से प्रकार के सिक्के नहीं मिलते हैं। ठीक, तो सबसे पहले तो हमको यह देखना है कि भाई जो कुलिंद राजवंश है, इनके द्वारा कितने प्रकार के सिक्के जारी किए गए। तो कुलिंद राजवंश के द्वारा 3 प्रकार के सिक्के जारी किए जाते हैं। पहला अल्मोड़ा प्रकार एक, दूसरा अमोघभूति प्रकार, अमोघभूति प्रकार, और तीसरा हमारा कौन सा, चत्रेश्वर या छत्रेश्वर। तो हमको ये 3 नाम मिल गए भाई कुलिंदों के द्वारा, ये 3 सिक्के, तो अमोघभूति, अल्मोड़ा और चत्रेश्वर। तो यानी कि ऑप्शन कौन सा नहीं है, डी, ध्वजेश्वर। तो ध्वजेश्वर प्रकार के सिक्के इन्होंने जारी नहीं किए। अब इन सिक्कों के बारे में हल्की सी जानकारी। अल्मोड़ा जो प्रकार का सिक्का है, यह सिक्का हमको कहां से मिले हैं, अल्मोड़ा से मिले हैं, इसलिए हम इनको क्या कहते हैं, अल्मोड़ा प्रकार के सिक्के कहते हैं। दूसरा, अल्मोड़ा प्रकार के जो सिक्के हैं वह ताम्र धातु के हैं। इसकी धातु क्या है, ताम्र धातु है। ठीक, इसकी कौन सा है, ताम्र धातु के। ठीक, इसकी धातु क्या हो गई, ताम्र धातु हो गई। अब जो अमोघभूति प्रकार है, इसमें चांदी यानी कि रजत, ताम्र, 2 प्रकार के सिक्के। जबकि चत्रेश्वर प्रकार में भी हमको क्या मिलते हैं, ताम्र प्रकार के सिक्के मिलते हैं। ये इन तीनों की क्या है, बात है। दूसरा, इसकी एक और विशेषता है, इन पर ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किया गया है। और अल्मोड़ा प्रकार के सिक्कों में इस वंश के 4 राजाओं के नाम मिलते हैं। ठीक, चलिए अगला प्रश्न। हाँ, और तीसरी बात एक और ध्यान रखिएगा, जो चत्रेश्वर या छत्रेश्वर है, तो कुलिंदों ने क्या किया था, जो इनके इष्ट देवता है या अधिष्ठात्री जो देवता है, उनके नाम पर इन्होंने चत्रेश्वर या छत्रेश्वर प्रकार के सिक्के जारी किए थे। तो यहां पर यह मान्यता है कि जो चत्रेश्वर या छत्रेश्वर है वह छत्रधारी शिव थे, और शिव ही इनके क्या है, अधिष्ठात्री देवता थे। तो आप बोल सकते हो कि कुलिंदों के अधिष्ठात्री देवता कौन से हैं, शिव है। ठीक है, तो छत्रेश्वर और चत्रेश्वर इन्होंने इसी के लिए प्रयोग किया। चलिए अगला प्रश्न, राजा सील वर्मन किस वंश से संबंधित है। तो ऐसा राजा हमको ये नहीं होगा, यौदेय और यदुवंश भी नहीं। राजा सीलवर्मन वार्षगण्य वंश से संबंधित राजा थे। इनके बारे में जानकारी मिलती है
कि इन्होंने देहरादून के पास विकासनगर है, विकासनगर में एक जगह पड़ती है बाड़वाला, ठीक है, बाड़वाला, और यह बाड़वाला यमुना के वाम तट यानी कि यमुना के बाएं तट पर स्थित है। और इन्होंने यहां पर 4 क्या किए, अश्वमेध यज्ञ किए थे। तो ये इसके बारे में, ये योद्धेय जो थे, योद्धेय के बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी रखनी चाहिए। योद्धेय एक गणराज्य था, ठीक, गणराज्य था। इनकी मुद्रा मिलती है हमको, वो थी द्वि एवं त्रिमुद्रा, द्वि एवं त्रिमुद्रा मिलती है इनकी। उसके अतिरिक्त इनके बारे में और जो जानकारी मिलती है, वह है कि ये 3री और 4थी शताब्दी के आसपास रहे होंगे। चलिए अगला ऑप्शन, गोपेश्वर त्रिशूल अभिलेख किस नागवंशीय राजा का नाम नहीं मिलता है? तो उत्तराखंड में लगभग 6वीं शताब्दी के आसपास नागवंशीय राजाओं का शासन दिखाई पड़ता है। ये जो नागवंशीय राजा थे, इनके हमको 2 जगह से क्या मिलते हैं, अभिलेख मिलते हैं। और इनमें से एक जो अभिलेख है वो है हमारा कौन सा, ठीक है, वो है हमारा कौन सा, गोपेश्वर त्रिशूल अभिलेख। गोपेश्वर त्रिशूल अभिलेख में ये भी है स्कंदनाग, विभुनाग, या आप देख सकते हो इसमें हमको 4 राजाओं के नाम मिलते हैं, गणपति नाग, स्कंदनाग, उसके बाद विभुनाग, और फिर अंशुनाग। अब ये जो 4 नाम है, इनमें से इस तरफ सिमेट्री कर दीजिए। तो स्कंदनाग यहां है, विभुनाग इधर है, अंशुनाग भी है, यहां पर गणपति नाग नहीं या अग्निनाग है, तो यानी कि अग्निनाग, ठीक। तो अग्निनाग कोई भी नागवंशीय क्या नहीं था, शासक नहीं था। गोपेश्वर जो त्रिशूल अभिलेख है उसको ये गणपति नाग लिखवाते हैं, ठीक। इस त्रिशूल अभिलेख को रुद्र महाहिमालय, रुद्र या रुद्रा महा हिमालय अभिलेख भी कहते हैं, ठीक। और यह गोपेश्वर में है। इसको लिखवाने का काम गणपति नाथ जी के द्वारा करवाया गया था, ठीक। और यह भी जानकारी मिलती है गणपति नाथ इस वंश के सबसे प्रतापी शासक थे। और यही प्रश्न पूछा जाएगा आपसे, श्योर है, कि नागवंश का सबसे प्रतापी शासक कौन था? तो नागवंश का सबसे प्रतापी शासक कौन था? गणपति नाग था। चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 12, वैनसांग निम्न में से किस राज्य की जानकारी नहीं देता है? ठीक। तो जो हैनसांग थे, इनके बारे में पहले हम देखते हैं, बाद में देखेंगे। गौविषाण, मोरध्वज, ब्रह्मपुर या वीरभद्र। वीरभद्र यानी कि जो ऋषिकेश और उसके आसपास का जो क्षेत्र है, उसके बारे में जो हैनसांग है उनकी एक पुस्तक है सीयू की, ठीक। इस सीयू की पुस्तक में जो उनका यात्रा वृत्तांत था, इस यात्रा वृत्तांत में हैनसांग भारत के विभिन्न स्थानों का वर्णन करते हैं, और उन्होंने यहां पर गौविषाण, मोरध्वज और ब्रह्मपुर, इन 3 राज्यों के बारे में इन्होंने क्या दी है? जानकारी दी है। अब इन्होंने जो जानकारी दी है उसमें हमको 2-3 चीजें और देखनी है। पहले ये जो हैनसांग थे, ये कहां के रहने वाले थे? तो ये थे चाइना के। ये भारत में बौद्ध शिक्षा ग्रहण करने आए थे, और इस समय राजा हर्ष का शासनकाल था। तो हर्ष के शासनकाल में वैनसांग भारत आते हैं,
ठीक है। और जब ये भारत आते हैं वेनसांग, तो इन्होंने उत्तराखंड की यात्रा की थी। जब ये उत्तराखंड की यात्रा करते हैं तो यहां पर ये विभिन्न स्थानों का अपने पुस्तक में क्या करते हैं, वर्णन करते हैं। उनमें से 3 तो स्थान हमको यहां पर मिल गए, गौविशाण, मोरध्वज, ब्रह्मपुर, इन 3 राज्यों का। इसके अलावा ये एक राज्य है शत्रुघ्नपुर, उसका करते हैं। ठीक, पांडुवाला, उसका करते हैं। ठीक, शत्रुघ्नपुर, पांडुवाला। ठीक, हरिद्वार का तो ये करते ही है, जिसको इन्होंने मायापुर बोला, हरिद्वार या मायापुर, उसका क्या करता है, ये वर्णन करते हैं। चलिए अगला प्रश्न, काशीपुर का पुराना नाम क्या था? तो पहले गौस्थल, ये किसका पुराना नाम है? गोपेश्वर का। ठीक, तो गोपेश्वर का है। ठीक, अब उज्जैन, ये भी काशीपुर के पास है। मोरध्वज कोटद्वार के आसपास का है। अब बचता है गोविशाण, तो गोविशाण इसका क्या है? सही उत्तर है, काशीपुर का पुराना नाम क्या है? गोविशाण है। और यह एक समय बौद्ध मठों का, या आप बोल सकते हो बौद्धों का एक महत्वपूर्ण स्थान था। चलिए अगला प्रश्न, तालेश्वर ताम्रपत्र की भाषा क्या है? तो तालेश्वर ताम्रपत्र की जो भाषा है वह है संस्कृत। तालेश्वर ताम्रपत्र हमको पौरव राजवंश के बारे में बताता है। ठीक, पौरव राजवंश। चलिए अगला प्रश्न, तालेश्वर ताम्रपत्र में इंद्र की नगरी किसे कहा गया है? ठीक, यानी कि इस समय जो तालेश्वर ताम्रपत्र है, इसमें ऐसा कौन सा नगर है जिसके वैभव की बात की गई है कि भाई ऐसा कौन सा क्षेत्र है जिसकी वैभव सबसे ज्यादा है? तो ऐसे क्षेत्र का नाम ब्रह्मपुर है, और इसको नगरों में श्रेष्ठ बोला गया है। ठीक, इंद्र की नगरी मतलब राजा इंद्र कहां रहते हैं? स्वर्ग में रहते हैं। तो यानी कि वह नगर जहां पर आपको स्वर्ग सा क्या मिले, फीलिंग आए। ठीक, उस स्थान को क्या बोला गया है? तो ब्रह्मपुर। ठीक, जैसे आप जाते हैं ना, तो गर्मियों में आप घूमने जाते हो, तो अगर लद्दाख की तरफ चले गए या उत्तराखंड में आप कहां आते हो, मसूरी आ गए, तो आप क्या बोलते हो? भाई स्वर्ग का आनंद मिल गया भाई। तो वैसे ही कौन सा है? ब्रह्मपुर। चलिए अगला प्रश्न, वैनसांग ने हरिद्वार नगर की माप कितनी बताई है? यानी कि यह पूछ रहा है कि हरिद्वार नगर कितने क्षेत्रफल में फैला हुआ था। तो हरिद्वार नगर या मायापुर 20 ली। ली क्या है? यह चाइना का एक मात्रक है, चाइनीज भाषा में एक मात्रक है, जो कि दूरी का मात्रक है, यानी कि डिस्टेंस, क्षेत्रफल का मात्रक है। चलिए अगला प्रश्न, वैनसांग ने अपनी पुस्तक में ब्रह्मपुर जनपद के लिए क्या लिखा है? ठीक, तो ये तो इनकी पुस्तक है, पोलो कीमो पुलो। ठीक है, पोलो कीमो पुलो। तो इन्होंने ब्रह्मपुर के लिए जिस शब्द का प्रयोग किया है वो है पोलो कीमो पुलो, और इन्होंने कहा है कि यह 667 ली की दूरी पर है, यह इसका क्षेत्र है। चलिए अगला प्रश्न, तालेश्वर ताम्रपत्र की खोज किस वर्ष की गई है? तो तालेश्वर ताम्रपत्र की खोज 1915 ईस्वी में की गई है। कहां से? अल्मोड़ा से। इतनी चीज आपको पहले ध्यान रखना, तालेश्वर कहां है? अल्मोड़ा में। एक चीज, अब ये जो तालेश्वर ताम्रपत्र है, इसकी विशेषता क्या है कि यह हमको पौरव राजवंश के बारे में बताता है। ठीक, किसके बारे में? पौरव राजवंश के बारे में, जिसको पर्वताकार राजवंश भी कहते हैं। ठीक है, पौरव राजवंश के बारे में बताता है, जिसको पर्वताकार राजवंश भी कहते हैं। ठीक है, और ये जो पौरव राजवंश है, इसके जो राजा हैं वो सोनवंशीय है। क्या है? सोनवंशीय राजा। ठीक, इनके
जो इष्ट देवता है वो वीरेश्वर है। कौन है? वीरेश्वर। ठीक, अनंत वीरेश्वर इनके इष्ट देवता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। पौरव वंश के किस शासक ने सबसे पहले परम भट्टारक महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी? अब जो ये हमको 4 राजाओं के नाम मिलते हैं, इसमें हम एक नाम देखते हैं पहले, विष्णुवर्मन। यह इस वंश का संस्थापक राजा था। अब संस्थापक राजा था तो यानी कि ये प्रारंभ में किसी दूसरे राजा के अंडर क्या था? कार्य करता था। और यहां पर कुछ राजाओं के हमको नाम मिलते हैं। एक है विष्णुवर्मन। विष्णुवर्मन के बाद हमको नाम मिलता है वृषवर्मन। वृषवर्मन, अग्निवर्मन, धुतिवर्मन और विश्ववर्मन सेकंड। विष्णुवर्मन सेकंड। तो ये 5 राजाओं के हमको नाम मिलते हैं। अब इन राजाओं में किस राजा का ये क्या था? महाराजाधिराज की उपाधि धारण की। तो विष्णुवर्मन और जो वृषवर्मन थे, इन्होंने प्रारंभ में कोई भी उपाधि धारण नहीं की थी। इसका मतलब यह हो सकता है कि किसी राजा के अंडर रहे हो। ठीक, लेकिन अग्निवर्मन इस वंश का एक प्रतापी शासक आता है और उसने अपने आप महाराजाधिराज की उपाधि धारण की। तो अग्निवर्मन इस वंश का पहला शासक है जिसने महाराजाधिराज की उपाधि क्या की थी? धारण की थी। चलिए अगले प्रश्न की ओर। समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में उत्तराखंड के किस क्षेत्र के लिए ठीक शब्द का प्रयोग किया गया है? तो उत्तराखंड के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? तो यहां पर उत्तराखंड के लिए कृतपुर शब्द का प्रयोग किया गया है। किसका शब्द? किस शब्द का? कृतपुर शब्द का। अब ये जो कृतपुर प्रदेश है ये उत्तराखंड के लिए कहा गया है और लिखा गया है कि जो ये कृतपुर है, ये जो हमारा कृतपुर प्रदेश है, यह कुछ समय हुणों के अधीन रहा है, ऐसा हमको राहुल सांकृत्यायन जी ने कहा। ठीक, और समुद्रगुप्त की प्रशस्ति में इसका प्रयोग मिलता है, कृतपुर का। चलिए इस श्रृंखला का अंतिम प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य गंगा नदी से कर्नाली नदी के मध्य था? अब देखिए होता क्या है, जब वैनसांग यहाँ आता है, वैनसांग जी जब यहाँ आते हैं तो उन्होंने यहाँ पे कुछ क्षेत्रों के नाम बताए। तो उन्होंने कहा था उत्तराखंड में एक राज्य है, एक क्षेत्र है जो कि 2 नदियों के मध्य है। एक तरफ उसके गंगा बहती है और दूसरी तरफ उसकी कर्नाली नदी बहती है। ठीक, उसके उत्तर में बड़े बड़े पर्वत है। ठीक है, और इस क्षेत्र को स्त्री राज्य बोला। दक्षिण में इसका एक क्षेत्र है जहां को इसके दक्षिण में गौविषाण है। यहां उत्तराखंड में सबसे बड़ा क्षेत्र था, सबसे बड़ा राज्य था। और ये जो सबसे बड़ा राज्य हमको दिखाई पड़ता है इसी को ब्रह्मपुर बोला गया। ठीक, ब्रह्मपुर, पौरव या पर्वताकार, ठीक, राज्य बोला गया। और ये इसमें जो अन्य ऑप्शन है, शत्रुघ्न, यह सतलुज, सतलुज और गंगा नदी के मध्य था। बीच में इसके क्या था? यमुना नदी बहती थी। ब्रह्मपुर हमने बता दिया है। गौविषाण आधुनिक काशीपुर है। ठीक, मोरध्वज आपका कोटद्वार उसके आसपास का क्षेत्र। तो इन राज्यों के बारे में जानकारी मिलती है। आज की इस प्रश्न श्रृंखला को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगली वीडियो के साथ जल्दी मिलेंगे। आप चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और
जितना अधिक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, जितने कमेंट करेंगे, लाइक करेंगे, उतनी ही अधिक वीडियो बनाने की प्रेरणा हमको लगातार मिलेगी। जल्दी ही हम पेड कोर्सेस शुरू करेंगे, उसकी जानकारी भी आपको ऑनलाइन के माध्यम से प्राप्त हो जाएगी। ठीक, लगातार सभी विषयों पर आपको वीडियोस मिलती रहेंगी। अभी उत्तराखंड हिंदी, जल्दी ही जीएस की क्लासेस भी आपको मिलेंगी। ठीक, अपनी मेहनत को बनाए रखिए, लगातार मेहनत कीजिए, सफलता जरूर मिलेगी। धन्यवाद।